Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 12th आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, हालांकि चैप्टर तो सेम ही था जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर वेरिएशंस के बारे में पढ़ना था, लेकिन मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है और ये आपका एक अलग चैप्टर बना दिया। मैंने इसको बोला है मैंने इवोल्यूशन। क्लियर? इवोल्यूशन क्योंकि धरती पर इसको इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टोरी वाइज लीजिएगा। मैंने हालांकि थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिससे कि आपको फील आए कि आप एक हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में, जहाँ पर अर्थ कैसे बनी और अर्थ पे लाइफ कैसे आई, क्या क्या लोगों का, फिलोसफर्स का मानना था कि किस तरीके से लाइफ हमारे इस अर्थ पे आई है। तो इस जो चैप्टर है ये इवोल्यूशन ये बताएगा कि कैसे हमें सिक्वेंशियल चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे हम एक मॉडर्न स्पीसीज बन के तैयार हुए। कैसे ये हुआ, इस चीज की जानकारी के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन में हमने जो टॉपिक उठाया है आज के लेक्चर के लिए, वो टॉपिक हमने उठाया है ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ पे लाइफ कैसे आई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात आई कि लाइफ कैसे चालू हुई अर्थ पे, जब अर्थ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। दैट्स मीन यूनिवर्स जब बनी 20 बिलियन ईयर्स एगो, तो कैसे अर्थ ने संघर्ष किया और कैसे सरवाइव करके अर्थ ने आज हम लोगों को नाम बनाया। चलिए इस कहानी पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन की। एक वो जमाना जब धरती पे बहुत ही कम स्पीसीज हुआ करती थी, डायनासोर्स हुआ करते थे। उसके भी पीछे चलेंगे तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी एक डिफिनीशन कि इवोल्यूशन है क्या। तो इवोल्यूशन की डिफिनीशन ये है फ्रेंड्स कि इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पहले हम ऐसे लेते हैं, हम लोग हमें चेंजेस आया, एक सीक्वेंसली प्रोसेस था, धीरे धीरे हजारों साल संघर्ष करने के बाद आज हम मॉडर्न ह्यूमन बने। हजारों साल हमने संघर्ष किया अर्थ पे और आज कहीं जाकर के हम मॉडर्न ह्यूमन तैयार हुए हैं और ना जाने भी अभी आगे भी फ्यूचर ह्यूमंस भी तैयार होंगे। तो हमारी जो कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी कि सबसे पहले अर्थ बनी कैसे, फिर अर्थ पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म आया क्या। जब कुछ नहीं था तो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए, हम लोग इतने इंटेलिजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए जब धरती पे कुछ था ही नहीं, या जब धरती ही नहीं थी। क्या मानना है विभिन्न जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं। तो चलिए इसमें इस चैप्टर में आप इसको एक स्टोरी वाइज लेके चलिएगा। आप ये समझिए कि आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, मैं मूवी का एक कैरेक्टर हूँ जो डिफाइन कर रहा हूँ और आप अच्छे से सुनिए, एंजॉय करके अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो पहली बात तो जब आता है इवोल्यूशन है क्या चीज, तो इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंसली चेंजेस है, एक सीक्वेंस में होने वाला चेंज जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। अगर हम बंदरों से इंसान बन गए तो इंसान अब बंदर नहीं बन सकता। इवोल्यूशनरी चेंज जो होता है ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? तो इवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस के थ्रू, सीक्वेंस के तहत स्टेप बाय स्टेप किसी का डेवलपमेंट होना, एक नई फॉर्म का बनना है क्या इवोल्यूशन। चाहे वो अगर हम बात करें कि कभी फिशेस से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स में किसी ने हिम्मत लगाई, उन्होंने उड़ने की क्षमता अपने अंदर जगाई और वो बर्ड्स बनी। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये इवोल्यूशन है। ठीक? तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ। इवोल्यूशनरी ये क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है जहां पर हमें पढ़ाया जाता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री के बारे में, ये कैसे बने। तो सबसे पहले हमारा सवाल खड़ा होगा कि लाइफ ओरिजिन हुई कैसे, लाइफ कैसे बनी, इस धरती पे आई। तो लाइफ ओरिजिन हो रही है हमारी The Big Bang theory states that universe originated about 20 billion years ago। ये माना जाता है कि जिस समय सूरज था उस समय सन में एक कोई भयंकर मेटेरॉइड्स या एस्ट्रॉइड टकराए हुए होंगे जिस कारण सूरज के टुकड़े टुकड़े हो गए। सूरज के निकलने वाले ये सारे टुकड़े
ने एक एक प्लैनेट को जन्म दिया। इसे बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। एक बड़ा विस्फोट सन के पास हुआ और सन टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे प्लैनेट में बदल गया, और उसी प्लैनेट में हमारा एक प्लैनेट था, हमारी अर्थ। So the Big Bang theory states that the universe originated about 20 billion years ago by a singular huge explosion। एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे छोटे छोटे प्लैनेट्स बन गए। अब अगर अर्थ की बात करें, अर्थ को लेकर तो देखिए कैसा एटमॉस्फेयर दिख रहा है आपको अर्थ का। The earth was formed about 4.5 billion years ago। हमारी जो धरती बनी है ये 4.5 बिलियन ईयर्स को इसकी लाइफ है ये बनी थी। There was no atmosphere on early earth। उस समय अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ धूल भरी आंधियां, ना जमीन का पता ना आसमान का पता, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। और उन डस्ट पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला हमारा एटम था वो था हमारा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एटम था। उस समय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता था, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होते थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं थे। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जा रहा था, और इस हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने के कारण हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव था, और इसने कार्बन से रिएक्शन करके मीथेन को बना डाला। इसने वाटर वेपर बना दिया इस हाइड्रोजन ने, और इसने नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया को बनाया। यानी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उस समय हमारे उस धूल भरी आंधियों में जब ये सूरज से अलग हुआ था, काफी गर्म था, अप्रोक्सीमेटली 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ये तो काफी डाउन होने के बाद, नहीं तो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इसका। हालांकि सन से दूर होने के बाद ये ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, लेकिन इतना ठंडा नहीं हुआ कि चीजें बड़ी आसानी से बदल जाएं। संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों साल घूमता रहा। देखिए 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले हो गया था, और अर्थ बनी कब 4.5 बिलियन से हो, कितने साल बाद ये आया। तो उस समय एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था, उस समय हाइड्रोजन के एटम थे, ऑक्सीजन के एटम थे, नाइट्रोजन मौजूद थी, कार्बन के सबके एटम्स मौजूद थे, मॉलिक्यूल नहीं था। लेकिन इस हाइड्रोजन ने रिएक्शन करना चालू किया कार्बन से, इसने मीथेन को जन्म दिया। इसने नाइट्रोजन से करके रिएक्शन अमोनिया को जन्म दिया। इसने ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करी तो इसने वाटर वेपर बनाया। ये चीजें बनाई हमारे इस हाइड्रोजन ने, काफी रिएक्टिव एटम था। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस नहीं थी। जब ये बने, जब वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर बनने के कारण अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ। ये वाटर वेपर बादल बनाता था, जमीन में गिरता था, यानी अर्थ के सरफेस पे गिरता रहा। अब आती बात, सर अर्थ कैसे बन गई थी? अभी तक तो आप कह रहे हैं कि ये धूल भरी आंधी थी, तो बिल्कुल धूल भरी आंधी थी, लेकिन जब ये रोटेट कर रहा था, रोटेशन चल रहा था, उस समय एटमॉस्फेयर में मौजूद हैवी मेटल्स के जो भी एटम्स थे वो आपस में कंडेंस करने लगे, और वो कंडेंस होकर के उन्होंने इस अर्थ के बेस को बनाया, जिसे आप कहते हो कि क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। आज भी वो एज अ फॉर्म ऑफ मोल्टेन रॉक्स, लावा आपने देखा है, वो लावा तभी की पिघले हुए हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो ये हैवी होकर नीचे बैठते थे। जब टेम्परेचर ठंडा हुआ तो एक सरफेस तैयार हो गया, और इस तरीके से हमारी धरती को धरती मिली। ठीक है, जब वाटर वेपर बनता था तो ये वाटर वेपर गिरता था और गिर करके पानी बनाता था, फिर वाटर पानी बना, गर्मी ज्यादा थी, फिर वाटर वेपराइज्ड हो गया, फिर ऊपर क्लाउड में चला गया, पानी ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता। तो इस तरीके से अपने ब्रेन में एक इमेज बनाइए कि ऐसे शायद लाइफ बनी होगी, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। सबसे पहले आप कुछ याद रखिए कि अर्थ वाज फाउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जो सबसे पहले मेटल्स का एटम्स थे वो अमोनिया थी, मीथेन था, CO2 था, वाटर वेपर बने थे। अभी तो देखिए कितने साइंटिस्ट होगी, अलग अलग बात आएगी। द यूवी रेस फ्रॉम द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब धरती पर यूवी रेस फ्रॉम द सन ब्रोक अप, सनलाइट के कारण यूवी रेस ब्रेक हुई, जिसके कारण पानी, वो सनलाइट वाटर सरफेस पे आया और उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। हालांकि
ऑक्सीजन बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, वो था ग्रीन प्लांट्स का बनना या ग्रीन एलगीज का बनना। देखिए अभी बहुत सारे मिथ्स आए हैं, कोई कहेगा ऐसे लाइफ बनी, कोई कहेगा वैसे लाइफ बनी। तो ये भी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जब लाइफ ओरिजिन हुई तो कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई होंगी, ठीक है। आगे देखिए, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, ओजोन लेयर बन चुकी थी, एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फील एज रेन टू फॉर्म ओशियंस। ओजोन लेयर बनने के कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया। रीजन क्या था? ओजोन हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, तो एक अच्छा खासा ठंडा एटमॉस्फेयर बना यूवी रेज का, जिसके कारण अदर लाइफ सर्वाइव होने के लिए तैयार हो गई। लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ आ गई, 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ आ गई। अब आई कैसे? तो आ जाती है हमारा मेन टॉपिक, वो तो पीछे की एक छोटी सी कहानी थी। अब आती है कि लाइफ आई कैसे। तो आने के लिए इतनी सारी थ्योरीज आपको दी गई हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, सेकेंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, क्योंकि इसी को सबसे ज्यादा मान्यता मिली, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को। लेकिन जानने की बात है, नॉलेज की बात है, जान लें कौन लोग कैसे कह रहे हैं लाइफ अर्थ पे लाइफ बने। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। देखिए एबायोजेनेसिस का मतलब है नॉन लिविंग, यानी कुछ लोगों का मानना था कि अर्थ पे जो लाइफ आई है वो नॉन लिविंग थिंग से आई है। चलिए सही बात है। कुछ लोग कह रहे हैं लिविंग से आई है, कुछ लोग क्या बोले? लिविंग थिंग से आई है। लाइक कुछ बोले पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से लाइफ भेजी गई इंडिया आई मीन अर्थ पे। कुछ कहते हैं भगवान ने बनाया है, कुछ ने कहा भगवान ने बनाया है तो बन गया थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ इंटेलिजेंट फिलोसफर और साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं, लाइफ केमिकल सब्सटेंस से आई है जिसने बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में साबित करेंगे। अभी पहले इन हम स्टार्टिंग के थ्योरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन याद रखेंगे। क्या है स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मतलब जब कोई चीज नॉन लिविंग थिंग से, आप उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अरिस्टोटल लोगों ने बड़ा इसमें अपना हाथ दिया। क्या हाथ दिया? अरिस्टोटल लोगों को कहना था कि लाइफ केम आउट डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, सड़े गली चीजों से अर्थ पे लाइफ बनी है। सड़ी गली चीजों से, इनका तो मानना था कि मड से, जो पॉन्ड का मड है उससे मछलियां पैदा हुई हैं, जो ड्यूज हैं उन ड्यूज से इंसेक्ट बने, काउ डंग से इंसेक्ट बने। तो इस तरीके से इन्होंने एक वाहियात थ्योरी बताई। हालांकि उस समय इतना लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, जो अरस्तु ने बता दिया बिकॉज एक बहुत ही बड़े फिलोसफर थे तो उनकी बात को माना जाता था। तो पहली थ्योरी जो हमने पढ़नी है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो स्टेट करती है कि लाइफ जो बनी है वो डिकेइंग ऑन रॉ मटेरियल से बना हुआ है। इसको बोला गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन मिस्टर लुईस पास्चर, बहुत ही बड़े ये भी साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, जिनके नाम से आजकल पास्चराइज्ड मिल्क लिया जाता है, ये वही लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर ने इस पे एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहा कि आप जो कह रहे हैं भाई वो गलत कह रहे हैं। किसी भी सड़ी गली चीजों से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। लुईस पास्चर ये कहते थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है या अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है तो वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है। यानी एक डॉग का बेबी डॉग पैदा करेगा और डॉग कोई पैदा नहीं कर सकता। एक इंसान इंसान को पैदा करेगा और कुछ नहीं पैदा कर सकता। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ आती है, ना कि एबायोटिक लाइफ से नई लाइफ आती है। ये लुईस पास्चर साबित करना चाहते थे और इन्होंने साबित ही किया। क्या साबित किया? इन्होंने एक बीकर में
कुछ केमिकल्स को बॉयल किया। देखिए, he demonstrated that life comes from pre-existing life. He showed that life did not come from killed yeast in a closed pre-sterilized flask. ये क्या था? Killed yeast. देखिए, ये बेकर्स ईस्ट भी होती है। किल्ड ईस्ट का मतलब ईस्ट जिससे हम दही बनाते हैं या जिसको हम बेकरी में यूज करते हैं, ईस्ट एक फंजाई है। इन्होंने कहा कि अगर हीट किल कर दें ईस्ट को तो वो नए माइक्रोब्स नहीं बनाएगा। ये साबित करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। इन्होंने बॉयल किया उसको, हीट किल्ड को बॉयल करने के बाद देखा तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, जबकि अगर इसको बॉयल ना किया जाता ईस्ट को तो ये ग्रोथ करता चला जा रहा था। यानी ईस्ट जहां भी डाल देंगे वो फंजाई को बनाएगा, नॉर्मल ऐसे फंजाई ग्रोथ नहीं करेंगी। ये बताना चाहते थे हमारे लुईस पास्चर। बट इन एन ओपन फ्लास्क लाइफ माइक्रोब्स अपीयर्ड। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जब फ्लास्क को बंद कर दिया गया, अभी देखिए फ्लास्क ऐसा किस शेप में, अभी यहां तक माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में टाइम लगेगा, अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन जब फ्लास्क को तोड़ दिया इन्होंने तो बड़ी आसानी से माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। इनका ये कहना था कि ईस्ट एक जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ईस्ट के अंदर पावर होती है, ईस्ट छोटे छोटे माइक्रोब्स का खाना होता है। तो ईस्ट जो था हमें सोल्यूशन बना करके रख दिया और हमने कैसा फ्लास्क यूज किया, ऐसा कि यहाँ तक माइक्रोब्स को पहुंचने में टाइम नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा, माइक्रोब्स यहीं रुके रह जाएंगे। तो देखा इन्होंने कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन अगर यही चीज को ब्रेक कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया इसके ग्लास को, तो देखा अच्छे से माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, जिससे प्रूव होता है कि माइक्रोब्स ही माइक्रोब्स को बनाता है, ना कि हीट किल्ड ईस्ट माइक्रोब्स को बनाता है। माइक्रोब्स पहुंचेगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, माइक्रोब्स नहीं पहुंचेगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी है। ये कहना चाह रहे थे लुईस पास्चर और इनकी इस थ्योरी ने एबायोजेनेसिस थ्योरी को झूठा साबित किया। क्लियर? एबायोजेनेसिस से थोड़ा हम बाहर निकले तो पहुंचे हम बायोजेनेसिस के पास और इनको देने वाले हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी हैं। लुईस पास्चर सब ने मिल करके एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है, कोई भी लाइफ आई है तो वो अपने पहले वाली लाइफ से ही आई है। जैसे शेर को जन्म देगा, पेरेंट्स हमारे अपने बेबी को वैसे देंगे। ये बताया गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में। तो इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पालांजनी एंड लुईस पास्चर। तीनों लोगों ने मिल करके बायोजेनेसिस थ्योरी को सफल साबित किया। इट स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने बताया कि जो भी लाइफ बनती है वो पहली वाली लाइफ से आती है और शायद आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी लाइफ जो आई है वो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग से ही आई है। अगर आप सोचें कि हमने कुछ लोगों का मानना था, एबायोजेनेसिस में ये थ्योरी बोली जाती थी कि अगर फिश को रख दिया जाए, फिश सड़ने लगे तो फिश में कैसे लार्वा निकल आते हैं हाउस लाइफ, तो कैसे निकल आएंगे। इसी के लिए भी इन्होंने हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी ने, लुईस पास्चर ने किया था। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, फिश को रखा और फिश को कवर कर दिया ऊपर से वायर गैस से। अब वायर गैस के कारण हाउस फ्लाई अंदर नहीं जा पाई और जब हाउस फ्लाई अंदर गए नहीं तो उस वाले मीट में कहीं पर भी कोई लार्वा नहीं निकला, कहीं पे कोई भी हाउस फ्लाई नहीं निकली। लेकिन जो खुला मीट था, फ्लश था, उसमें आ गए। तो इससे उन्होंने प्रूव किया था फ्रांसिस्को रेड्डी ने कि देखिए अगर हाउस फ्लाई उस मीट तक, फ्लश तक जा पाएगी तभी वहां पर हाउस फ्लाई बनेगी, अदरवाइज हाउस फ्लाई नहीं बनेगी। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से ये बायोजेनेसिस थ्योरी को झुठलाया गया और बायोजेनेसिस को थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया। बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। लेकिन ये नहीं कर पा रहा कि फर्स्ट लाइफ कहां से आई। ये तो हम जान गए कि जहां पर हाउस फ्लाई जाएगी वो अपने एक लार्वा देगी, लेकिन ये हाउस फ्लाई कहां से आई, तो थोड़ा सा इस थ्योरी में भी कंट्रोवर्सीज हो गई। इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई। बात समझ में आ रही है ना। स्टोरी वाइज चलिए, देखिए मैं स्टडी बताया क्या किसकी लाइफ है। 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स बना, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले हमारी अर्थ बनी। अर्थ में लाइफ कैसे आ रही है इसके लिए हमें थ्योरी जाननी पड़ रही है। कुछ लोगों ने बताया एबायोजेनेसिस, तो फ्रांसिस्को रेड्डी, अल्फांजो, इन्होंने कहा कि भाई झूठी है थ्योरी, बायोजेनेसिस आ गई। लेकिन बायोजेनेसिस में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या, इट डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। पहली लाइफ कैसे बनी ये भी नहीं बता पाया। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यू थ्योरी आ जाए कॉस्मिक थ्योरी।
थ्योरी पे थ्योरी चलती जा रही है, नए नए रिसर्च होते चले जा रहे हैं। कॉस्मिक थ्योरी कहती है द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ की यूनिट, जिसको इन्होंने बोला स्पोर्स, कह रहे हैं लाइफ की यूनिट है, ये अर्थ के साथ साथ हर एक प्लैनेट पे डाली गई कि भाई यहाँ पर यूनिट ऑफ लाइफ डाल दी और वहां पे हो गए पॉपुलेशन बढ़ना चालू। तो ये भी असंभव लगता है, यानी यहाँ पर थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया भी फेल हो गया। ये ऐसा कौन है कि वो डाल दिया यहाँ पर एक स्पोर और यहाँ बच्चे पैदा होने चालू हो गए? नहीं, अगर स्पोर से इंसान बनते तो फिर ये अदर ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए? क्यों एक बर्ड्स मैच करते थे उनसे जो डायनासोर थे उड़ने वाले, तो ये जो मैचिंग चल रही थी, आखिर क्यों इंसान ही बन जाता, सीधे बंदर बने, बंदर से इंसान बने, ये प्रूव भी किया गया है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी, पैनिस्पर्मिया थ्योरी भी बेकार साबित होती है। हमारी फोर्थ थ्योरी चली, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब हमें भगवान ने बनाया है। देखिए भगवान तो है ही है, हर जगह सुपरनैचुरल पावर्स मौजूद हैं जो हमारे इस धरती पे अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन साइंस इस चीज को नहीं मानती। आप और हम अपने भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन साइंस उसके लिए प्रूफ मांगती है। आखिर कैसे हम जान जाएं कि भगवान राम ने हमको बनाया है? इसके लिए कोई प्रूफ दीजिए, है ना? तो साइंस प्रूफ मांगती है और उस प्रूवमेंट के लिए हमें इस थ्योरी को भी नकारना पड़ा और हमें एक अगली थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, केमिकल थ्योरी। उसी को सुप्रानैचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन की, स्टेट दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज क्रिएटेड बाय सम सुप्रानैचुरल पावर्स, भगवान के द्वारा बनाए गए हुए हम ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए साइंस में हम हैं, अभी हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, साइंस में चले अगर, चलिए साइंस क्या कहती है, कौन सी थ्योरी को साइंस सपोर्ट करती है? तो साइंस सपोर्ट करेगी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन, दो अच्छे दोस्त देख सकते हैं, जेबीएस हेल्डन एंड एआई ओपेरिन, इन दोनों ने ठाना कि यार चार ये थ्योरीज तो बेकार साबित हुई, आखिर फिर हुआ क्या था? इसके लिए इन्होंने काफी रिसर्च किया गया, ये ओशियंस के बैंक पे जाकर के ये डिस्कवरीज किया करते थे, कौन कौन सी केमिकल्स हैं उसको सर्च किया करते थे, और अपनी मेहनत के कारण इन्होंने एक चीज बताई हमें, और वो थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने एक लाइन लिखी, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। ए बायोजेनेसिस था पहले, जो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई गई थी ए बायोजेनेसिस, जहां पे नॉन लिविंग थिंग से चीजें बनी थी, बिल्कुल कहना सही है, वो था, लेकिन बायोजेनेसिस एवर सिंस, बायोजेनेसिस फिर हमेशा रहा। ए बायोजेनेसिस इनका कहना ये नहीं था कि कांच कीचड़ों से सांप पैदा हो गया, ओस की बूंदों से इंसेक्ट बन गए, काऊ डंग से स्कॉर्पियन बने हैं। ये ए बायोजेनेसिस उस चीज को सपोर्ट करते थे जहां पर इनका लेना था ए बायोजेनेसिस से, वो थे केमिकल्स, वो थे केमिकल्स। ओपेरिन एंड हेल्डन ने इस पे बहुत रिसर्च करी और इन्होंने एक पॉइंट दे डाला, वो पॉइंट क्या था मैं आपको बताता हूँ अपने स्टाइल में। देखिए क्या क्या स्टेज थी केमिकल थ्योरी में, केमिकल थ्योरी ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोरन टाइप के मार्क्स से क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में, सुपरनैचुरल, स्पेशल क्रिएशन। कि सबसे पहले अर्थ पे एटॉमिक स्टेज थी, अर्थ पे एटॉमिक स्टेज था। इस एटॉमिक स्टेज के जो एटम्स थे उन्होंने मिलकर के मॉलिक्यूल बनाए, और ये हो गया मॉलिक्यूलर स्टेज। ये माना जाता है मॉलिक्यूल्स मिले और इन्होंने सिंपल कंपाउंड बना दिया। अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, सिंपल कंपाउंड, क्योंकि मैं भी इस थ्योरी के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये थ्योरी जो कह रही बहुत सही कह रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं हमको। तो एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर सिंपल कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने एक केमिकल बनाया, इसका नाम था फोस्फेट्स।
कोर्सर वेट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज कोर्सर वेट्स? कोर्सर वेट्स माना गया है कोर्सर वेट जैसे चीजों से वायरस या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। इन बैक्टीरिया में कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बनाए होंगे, यानी हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म बने होंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी जब बने तो ब्लू ग्रीन एल्गियों ने ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन किया। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाई। जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब जब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलना चालू हुई। इसे ही ऑक्सीजन रिवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। हम चल रहे हैं थ्योरी में, केमिकल थ्योरी में चल रहे हैं अभी, उसी के अंदर के आपको हम थोड़ा सा और डेप्थ बता रहे हैं। जेबीएस हेल्डन एंड पैरिन की दी हुई थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टाइल में कि आखिर उसमें घटना क्या घटी होगी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी बने, इन ब्लू ग्रीन एल्गीज ने आगे डेवलपमेंट किया होगा और इनसे यूग्लिना जैसा ऑर्गेनिज्म बना होगा, जिसे एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। यूग्लिना बने होंगे। यूग्लिना ने धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया होगा। यूग्लिना की कुछ स्पीसीज ने या एल्गी कुछ स्पीसीज ने बड़े प्लांट बनाए होंगे और धीरे धीरे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। हजारों सालों की मेहनत धीरे धीरे रंग लाती चली गई और मल्टीसेलुलर से फिर डिफरेंट एनिमल्स बने होंगे। कोई रेप्टाइल्स है, कोई एप्स है, कोई डायनासोरस, तो कहीं कुछ। एक चेन लंबी चलती चली गई और ये पूरा सफर तय करने में लाखों साल का समय लगा और लाखों साल के समय बाद एनिमल्स, बर्ड्स और बने। चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहली हड्डी पढ़ते हैं एटॉमिक स्टेज। जैसा कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में उस समय नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनके एटम्स मौजूद हुआ करते थे। ये एटम्स आपस में रिएक्शन करने लगे, जहां से वाटर वेपर बना, जहां से अमोनिया बनी, जहां से मीथेन बना। ये केमिकल जब बनने लगे, वाटर वेपर बनने लगा, ये एक हमारे मॉलिक्यूलर स्टेज था। जब ये बनने लगे तो इन्होंने वाटर का फॉर्मेशन किया और अर्थ पे ओशियन का फॉर्मेशन हो गया, समुद्र बन गया। समुद्र के कारण अर्थ का टेम्परेचर बहुत गिर गया और गिरने के कारण इतना नहीं गिर गया कि बर्फ जम गई, हाँ गिर गया, टेम्परेचर गिरा, फिर भी टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। तो ओशियन में पानी उबल रहा था और जब ओशन में पानी उबल रहा था तो इन सभी ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया। मीथेन ने, अमोनिया ने, इन लोगों ने केमिकल रिएक्शन करके हो सकता है ग्लूकोज बनाया, अमीनो एसिड्स बने, नाइट्रोजीनस बेस बना हो, डीएनए का कंपोनेंट आप पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजीनस बेस बना हो, पेंटोज शुगर बनी होगी। ऐसे करके कुछ सिंपल कंपाउंड बने और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमीनो एसिड्स अगर जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगी। नाइट्रोजीनस बेस पेंटोज शुगर बन गए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ग्लूकोज जुड़ गया तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। और आज भी आपकी सेल का कंपोनेंट में देखा जाए तो प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं। यही केमिकल कंपोनेंट आज भी आपके सेल में मौजूद है। जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपके साइटोप्लाज्म में है वही कंसंट्रेशन माना जाता है ओशियन के साथ भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम है। केमिकल हमारी बॉडी में जो आज पाई जा रही है यही केमिकल तब भी पाए जा रहे थे और ऐसे केमिकल्स ने चेंजेस करके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनाया। सबसे पहले बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, आप ये भी पढ़ चुके हैं, आर्किक बैक्टीरिया हुआ करते थे। उन आर्किक बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हुआ जो फोटोसिंथेटिक करने लगे, यानी फोटोसिंथेसिस करने लगे और उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज कर दी। वो ऑक्सीजन अदर ऑर्गेनिज्म को मिलने लगी क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा सोर्स था अर्थ पे लाइफ को लाने के लिए। ऑक्सीजन के तहत छोटे मोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना तैयार हुए और धीरे धीरे हजारों साल की
इवोल्यूशन के बाद उन्होंने आज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाया। ये एक पैटर्न था पूरा जो केमिकल थ्योरी बताती थी। यहां पर एक टर्म है कोएशनर वेट्स। कोएशनर वेट्स याद रखिए, कोएशनर वेट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते थे प्रोटीन के और उनके अंदर हमारा पेंटोज शुगर यानी कि न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता था। ये माना जाता है सबसे पहला जो मॉलिक्यूल जो रिएक्टिव हुआ जिसमें खुद के डिवीजन की एबिलिटी आई वो कोएशनर वेट्स था। वो कोएशनर वेट्स था जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया या वायरस जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाया। आज भी आप देख लें तो वायरस किससे बना है? वायरस की बॉडी में सिर्फ प्रोटीन और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। सेम ऐसे कोएशनर वेट्स में प्रोटीन होता था और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल होता था। जेनेटिक मटेरियल आया कहां से? आपने याद किया होगा वो दिन जब मैंने आपको आरएनए वर्ल्ड के बारे में बताया था कि सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल बना था आरएनए बना था। जरूरी है क्योंकि वो आरएनए सिंपल स्ट्रक्चर में था। कोएशनर वेट्स बड़े-बड़े समुद्र की प्रोटीन की बूंदें थी जिनमें सरफेस प्रोटीन का हुआ करता था और इसने ऐसा वर्क किया जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। ये बन गया सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर मौजूद आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल बन गया। ये आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल बन गया और जब जेनेटिक मटेरियल बन गया तो कोएशनर वेट्स अपने जैसा डिवाइड करके दो कोएशनर वेट्स बनाता था। इस तरीके से ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना जिसमें डिवीजन की एबिलिटी थी। इसी से वायरस बने, बैक्टीरिया बने और ये पूरी चेन तैयार हो गई जिसने धरती पे लाइफ को जन्म दिया। इस तरीके से केमिकल थ्योरी हमें बताती है कि लाइफ पे जो आई है, अर्थ पे जो लाइफ आई है, वो लाइफ इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू आई है और ये बात आपको मानना है। रीजन ये है कि आज आपकी बॉडी में जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सब कुछ यही है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर और प्री एटमॉस्फेयर में ये सारे एटम्स मौजूद हुआ करते थे जिन्होंने आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर स्टेज बनाया, मॉलिक्यूल रिएक्शन करके सिंपल कंपाउंड बनाया और सिंपल जब कलेक्ट हुआ यानी आप जानते हैं मोनोमर और पॉलीमर। अमीनो एसिड मोनोमर था, सिंपल कंपाउंड था। ये जब आपस में रिएक्शन करके इसने प्रोटीन बना दिया तो बन गया पॉलीमर। धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन करते चले गए और हमारे ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। वही बताना चाह रहे थे हमारे पेरेंट, लेकिन सवाल ये उठता है सर आपने बता दिया कि वहां पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू अमीनो एसिड बन गया होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया जाए? तो इसके लिए भी जवाब दिया हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर। चलते हैं उनके मिलर के पास, आप थ्योरी देख लीजिए। वही थ्योरी है जो मैंने बताई, यहाँ पर चीजें शॉर्ट में दी गई, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया था। तो पॉज करके उसको देखते रहेंगे। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? जो चीज हमने आपसे बताया इस चीज को सही साबित करने के लिए हमारे मिलर ने क्या किया? मिलर ने दो देखिए ले लिए बीकर, एक स्मॉल बीकर, एक लार्ज बीकर। ये इनका ओरिजिनल का सेटअप था, बहुत क्लियर फोटो नहीं है ये सेटअप, लेकिन उनका ओरिजिनल का था जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो शायद आप भी कर देते तो आप भी नाम कमा लेते, लेकिन हम लोग को पता नहीं था सब चीजों के बारे में। मिलर ने क्या किया? देखिए आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इस पे देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, ये साफ दिखाई पड़ेगा। मिलर ने क्या किया? दो फ्लास्क लिए, एक स्मॉल फ्लास्क लिए, एक लार्ज फ्लास्क लिए। स्मॉल फ्लास्क में नीचे बर्नर लगा करके वाटर यहाँ फिल कर दिया जिससे बॉयल करेंगे इसको, ये इधर बॉयल किया। साथ साथ जो हमारा लार्ज फ्लास्क था, इस लार्ज फ्लास्क में मीथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया जो उस समय एटमॉस्फेयर में था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। क्लियर? वही है, देखिए वही केमिकल चार्ज लेकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि क्या उस समय मीथेन अगर थी, अमोनिया थी तो क्या अमीनो एसिड बन सकता था? तो हम लोग उसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने जा रहे हैं। तो लार्ज फ्लास्क में हमने ले लिया मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। वाटर वेपर कहां से जाएगा? इधर से। जब वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वाटर वेपर यहां पहुंचा था बड़े वाले फ्लास्क में। इस लार्ज फ्लास्क में इलेक्ट्रोड लगा दिए इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में बादल टकराते थे, थंडर स्टॉर्म आता था, बिजली कड़कती थी और उस बिजली से एनर्जी पा करके अदर केमिकल रिएक्शंस होती थी। यहाँ पर भी वही सेटअप तैयार किया गया कि उस एटमॉस्फेयर की तरह हमने यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लगाए जिससे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करे जाए तो स्पार्क जनरेट हो जिससे एनर्जी मिलेगी। हमें नहीं पता था क्या बनने वाला है, हम तो सिर्फ वही एटमॉस्फेयर जैसा माहौल इस क्लास में देना चाह रहे थे। वही मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वही बादलों का एक टकराव जिससे पैदा हुई बिजली। यहाँ से वाटर गर्म किया जा रहा था, इधर से गैस को पास किया जा रहा था। गैस को पास करने के साथ साथ इलेक्ट्रोड स्पार्क जनरेट कर रहे थे और इस जगह से जो भी गैस रिलीज हो रही थी वो इस कंडेंसर के पास से गुजरती थी।
ये कंडेंसर क्या करता था? कंडेंसर आप जानते हैं यहाँ से वाटर देखिए इन कर रहा है तो वाटर यहाँ से बाहर निकाल रहा है, यानी कंडेंसर उस गैस को ठंडा कर रहा था। किसी भी गैस को अगर ठंडा किया जाएगा तो वो कंडेंस होगा और वो किस में बदलेगा? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। हमने वो भी सिस्टम कर दिया कि कंडेंसर लगा के जो भी गैस पास होगी, क्या हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इस जगह पे भरने लगे। लगभग 7 दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। 7 दिनों तक यहाँ से वाटर उबाला जाता था, वहां वाटर गुजरता था, यहाँ पर मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन भरी रहती थी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते थे और जो कंडेंसर उस गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इस यू शेप में फिल करता चल रहा था। एक हफ्ते बाद जब मिलर आए, इलाज चेक करते हैं इसमें क्या है। जब मिलर ने चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स मौजूद थे। मिलर ने देखा यहाँ पे अमीनो एसिड मौजूद थे और इस अमीनो एसिड का पाया जाना ये साबित कर देता है कि उस समय एटमॉस्फेयर में घटना यही घटी होगी। समुद्र का भरा हुआ ओशियन का पानी गर्मी के कारण इवोपरेट होकर ऊपर जा रहा था, ऊपर बादल गरज रहे थे, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे थे और रिएक्शन करके जो चीजें नीचे बनती जा रही थी वो समुद्र में इकट्ठी होती जा रही थी। वही चीज अमीनो एसिड थे, वही ग्लूकोज रहा होगा, ऐसे पेंटोज शुगर बना होगा, नाइट्रोजनस बेस बना होगा और फिर वही घटना आपस में केमिकल रिएक्शन करके उन्होंने कोसर्वेट्स बनाया होगा। कोसर्वेट्स ने वायरस बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया। बैक्टीरिया ने एल्गी बनाई होंगी और एल्गी से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, धरती पर ऑक्सीजन आई और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को बनने का मौका मिला। ये कहानी थी एक लाइफ की हमारे अर्थ पर आने की। इस तरीके से आप भी सेटिस्फाई हो रहे होंगे कि हाँ ये प्रोसेस तो लॉजिकल लगता है कि धरती पर ऐसे लाइफ आई होगी। आप जो भी चेंजेस देख रहे हैं, इस कंपाउंड एटॉमिक फॉर्म थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म आया, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक झटके में नहीं आ गया। हजारों साल तक ये संघर्ष चलता रहा, तब जाकर कहीं अर्थ पे लाइफ नाम की चीज आई। तो फ्रेंड्स आज अपना टॉपिक को यही रखेंगे। ये वही स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं कि 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ हमारी फॉर्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। दे वर सेल्फ एप्लीकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कंटेनिंग मैक्रोमोलेक्यूल्स। आरएनए प्रोटीन यही कोसर्वेट्स थे जो सेल मेम्ब्रेन जिन्होंने बना दी थी और अपने अंदर आरएनए फिल कर दिया था। इन्हीं कोसर्वेट जैसे ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ पे लाइफ को बनाना चालू किया, जैसे कि मैंने बैक साइड पे आपको बताया था कि कोसर्वेट समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटीन के मैक्रोमोलेक्यूल्स होते थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते थे जिनमें इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पहुंच गया और आरएनए से कॉम्प्लेक्सिटी होती गई, डीएनए बना होगा, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर बनना स्टार्ट हुए। तो फ्रेंड्स आज का जो एपिसोड था आप इसे एज अ सीरियल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। एक कहानी मेरे जुबानी जहाँ पर आपने 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ पे लाइफ को बनाया, 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ पे लाइफ को लेकर के आए हैं। ईयर से आपको कोई मतलब नहीं है, ये ईयर सिर्फ आपको एक स्टोरी को इंटरेस्टिंग करने के लिए रखा गया था और सही भी थी बात। तो पूरी बातें आगे खत्म होती थी हमारे मिलर्स के एक्सपेरिमेंट पे, जहाँ पर ये साबित किया गया कि अर्थ पे जो लाइफ आई है वो केमिकल सब्सटेंसेस से हुई है लाइफ। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि जब लाइफ बन गई तो आखिर इस लाइफ ने कैसे तरह के फॉर्म्स बनाए, क्यों वायरस ने बैक्टीरिया बनाया, क्यों बैक्टीरिया ने एल्गी बनाया, क्यों एल्गी ने यूग्लिना बनाया, क्यों यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाता जा रहा है, यही और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिशेस बनाएगा, बर्ड्स बनाएंगे, रेप्टाइल्स बनाएंगे। आखिर क्या ऐसा हुआ जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बनने लगे। तो इस चीज को जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ऐसा कहानी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन से जुड़े कुछ और विषयों पर।